नमस्कार, मैं हूं रवि विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है लेक सिटी लाइव में। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर मिसेस प्रिया आर्या जी, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स ही इनके बारे में काफ़ी कुछ बयां करती हैं। मिसेस आर्या फिलहाल दूरदर्शन एमपी में सीनियर प्रोड्यूसर एंड एंकर हैं। इससे पहले इन्होंने भास्कर न्यूज़ में स्टेट हेड का पद भी संभाला है। 2015 से 2019 तक डीबी डिजिटल ग्रुप में एज ए कंटेंट राइटर और 2010 से 2015 तक दैनिक भास्कर में एज ए डिप्यूटी न्यूज़ एडिटर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। फेमस पर्सनैलिटीज़ लाइक राजपाल यादव एंड आशुतोष राणा के इंटरव्यूज़ करने का भी खासा अनुभव मैम के पास है। मिसेस प्रिया आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, जब हम मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट के मन में पहला सवाल यह आता है कि वो एंकरिंग तक का सफर कैसे तय करे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एंकरिंग तक का सफ़र ख़त्म नहीं होता, सफ़र केवल शुरू होता है। तो एंकरिंग के सफ़र की शुरुआत होती है लिखने से। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि शुरुआत से अगर ये सोचोगे, रवि ख़ासतौर से आप भी ध्यान दो कि अगर हमें एंकर बनना है तो एंकर बनने के लिए एंट्री कभी नहीं मिलेगी। ये बोलो हमें मीडिया के क्षेत्र में काम करना है और उसकी शुरुआत होगी लिखने से, क्योंकि जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर पाएगा, बहुत अच्छी राइटिंग कर पाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग, वहाँ से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एंकरिंग की तरफ उसको लेकर जाएगा। तो एंकर बनने के बावजूद भी आपको एक अच्छा रिपोर्टर भी होना पड़ेगा, अच्छा कॉपी एडिटर भी होना पड़ेगा, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी होना पड़ेगा। तो एंकर के साथ बहुत सारी विधाएं भी अपने आप जुड़ी रहती हैं और उस एंकर को अच्छा एंकर, सबसे अच्छा एंकर, बहुत अच्छा एंकर, उम्दा एंकर, ये क्रियाएं जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन वो सफ़र ख़त्म नहीं होगा। जी मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यू डेवलपमेंट्स इन एंकरिंग को लेकर है। जैसे कि आज के टाइम में आप न्यू डेवलपमेंट्स इन एंकरिंग को कैसे समझाना चाहेंगी? फील्ड एंकरिंग हो गया, लाइव एंकरिंग हो गया, तो क्या आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे जो न्यू डेवलपमेंट्स एंकरिंग में आ रहे हैं? बिल्कुल। अभी जो चैलेंजेस हैं, खासतौर से अगर टीपी को लेकर अगर हम बात करना चाहें, टेलीप्रॉम्प्टर जितनी अच्छी सुविधा देता है खबर को आप तक पहुंचाने की, जी हाँ, दर्शकों तक पहुंचाने की जो सुविधा देता है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना ये एक कला हो जाती है। तो हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, हम तकनीकी रूप से इतने समृद्ध हो गए, हमारे पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं। पुराने समय की अगर बात करें, वो दौर भी देखा था जब 4 लाइन कागज़ में पढ़नी होती थी और फिर बोलना पड़ता था हमको एंकरिंग के लिए। मतलब अगर पुराने समय की बात करूं, मैं हालांकि उतनी पुरानी नहीं हूं, लेकिन अगर सरला माहेश्वरी जी की बात करें, दूरदर्शन एंकर्स की बात कर रही हूँ मैं, शमी नारंग साहब की बात करें, रेहाना सुल्ताना मैम की बात करें, तो इन लोगों के दौर की अगर बात करें, उस हिसाब से अभी हमारे पास हम बहुत विकसित हो गए हैं एंकरिंग के क्षेत्र में। लेकिन विकास अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आता है, तो चुनौतियां भी बहुत हो चुकी हैं। अब हम बहुत अक्सर लाइव ही चलते हैं, रिकॉर्डेड वाला मामला अभी थोड़ा कम होता चला है। तो लाइव की जो चुनौतियां हैं कि आप दर्शकों को किस तरह से अपने पास रोक कर रख सकते हैं, वो एक कला एंकर के अंदर आनी चाहिए। तो ये जो लगातार हम विकसित होते चले जा रहे हैं, विकास हम जो कर रहे हैं, तकनीकी रूप से बात करें तो अपने ऊपर काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। जी बिल्कुल मैम, एंकरिंग की बात जब आती है तो हम डिबेट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आजकल के अगर हम डिबेट्स को अगर देखें तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कम दिखता है और शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? क्या ये बदलाव एक अच्छा बदलाव है या फिर ये बदलाव एक बुरा बदलाव आ रहा है जो आजकल की मीडिया में आ रहा है? बदलाव कौन लेकर आया? हम ही लोग लेकर आए। हमने शायद स्वीकार किया तो हम उस धारा में बह गए। स्वीकृति जो होती है वो एक सीमा तक होती है, उसके बाद फिर उन्हीं दर्शकों ने उसको नकार भी दिया। तो ये निर्भर करता है कि दर्शक कब क्या सुनना चाहता है, देखना चाहता है। डिबेट कई बार आप अपनी बात को बहुत संयमता के साथ, संयम रहते हुए भी बता देते हैं, समझा देते हैं, और कई बार शोर भी करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं, मैं हर बारी बात कहती हूँ कि चिल्लाने वाली आवाज़ कानों तक पहुँचे। कानों को अगर तकलीफ दे रही है कोई आवाज़ तो फिर बुरी होगी। तो डिबेट के अलग अलग तरीके, अलग अलग चैनल्स के हैं अपनी बात को पहुंचाने के। ये उनका अंदाज है, दरअसल कह सकते हैं। कई बार डरा देने वाला तो कई बार दहशत पैदा कर देने वाला, ये प्रोग्राम्स के नाम भी हैं।
तो ये तरीके हैं अपने, अलग अलग तरीके थे। एक प्रोग्राम अगर याद हो, क्राइम पेट्रोल की अगर हम बात करना चाहें, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और डिबेट की अगर हम बात करना चाहें, कई दिग्गज एंकर्स की अगर हम बात करना चाहें, सबके अपने अपने तरीके हैं। बहुत सारे एंकर्स हैं, अगर रजत शर्मा साहब की बात करें, सुधीर चौधरी जी की बात करना चाहें, रोहित सरदाना जी, उनका भी एक अलग अंदाज हुआ करता था दंगल में डिबेट करने का। अगर हम फीमेल एंकर्स की बात करना चाहें तो चित्रा के अपने एक तरीके हैं, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, बहुत सारे एंकर्स हैं। अब तो एक अच्छी पैनल हमारी तैयार है एंकर्स की, बहुत अच्छी अपनी खबरों को पहुंचाने की। तो सबके एक तरीके हैं डिबेट के, तो जिसको दर्शक प्यार दे दे। मैम मतलब हर एंकर का अपना तरीका होता है बात को पहुंचाने का। अब ये निर्भर करता है कि दर्शक का उसको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। क्या उन्हें चीखने वाली आवाज पसंद है या उन्हें संयम तरीके से एक मध्यम स्वर में डिबेट पसंद है। थैंक यू मैम। मैम आपने अपने कैरियर की शुरुआत जो है प्रिंट से की, फिर आप रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग में आई। तो क्या ये इजी रहता है प्रिंट से एंकरिंग पर स्विच करना, और प्रिंट ने आपकी ब्रॉडकास्ट मीडिया में आने में क्या क्या हेल्प करी? क्या क्या आपको सीख मिली प्रिंट मीडिया से जो ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपको बहुत काम आई? ये मेरे पसंद का सवाल पूछ लिया और इसका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इस वक्त जो मुझे सुन रहे होंगे, हम लोगों को देख रहे होंगे, वो ध्यान रखें कि प्रिंट से आपके जो शब्दों का चयन, आपका उच्चारण, आपका वाक्य विन्यास, मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम हिंदी में बातचीत भी कर रहे हैं और जो हिंदी बेल्ट से जुड़कर चैनल में जाना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी इस सवाल का जवाब। तो प्रिंट ने इस तरह से मदद की मेरी कि जब हम शब्दों को लिखते हैं तो हमें बोल बोल के लिखना होता, कहीं मात्राओं की कोई गलती ना हो जाए, कॉमा गलत जगह ना लग जाए, अल्प विराम विराम का खेल है। तो प्रिंट ने इस तरह से हेल्प की कि जब मैं कॉपी लिखती थी तो लिखने के बाद मैं उसे पढ़ती थी कि सही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रिंट होने के बाद आप उसको हटा नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो फिर भी हम उसको तुरंत करेक्शन कर लेते हैं अपने शब्दों से, पर एक बार अगर अखबार प्रिंट हो गया तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वो तो गाड़ी निकल गई फिर स्टेशन से, ऐसा होता है। तो प्रिंट ने ऐसे मदद की कि मुझे एरर फ्री काम करने की आदत बना दी कि मैं पहले उस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह पढ़ लूँगी, फिर उसको डिलीवर करूँगी स्क्रीन पर। शब्दों का चयन करना, उच्चारण करना, इसमें प्रिंट मीडिया ने बहुत हेल्प की थी। उसी के पैरेलल मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा था। तो जब मैं वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी, वहाँ से चीज़ों को याद करती थी, वो डिलीवर करती थी बिना टीपी को फॉलो किए। ओके मैम। मैम जैसे हमारे व्यूवर्स भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनका ये सवाल रहता है कि अब हमारी जॉब लगने वाली है, हमारी प्लेसमेंट होने वाली है, तो एज अ सीनियर एंकर विद मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, आपका पहला जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्या क्या चल रहा था आपके माइंड में? क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी और मेनली क्या प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम पे? एडिटोरियल में कदम मैंने बाद में रखा था। पहले मैं टेक्नोलॉजी की तरफ गई थी। मैं कंप्यूटर में, मतलब मुझे वो जो दौर था वो प्रूफ रीडिंग वाला समय था। अभी तो एक एंकर को खुद स्क्रिप्ट लिखनी होती है, खुद बुलेटिन पर काम करना होता है, खुद पैकेजेस लिखने होते हैं, खुद ही करेक्शन करने होते हैं। लेकिन अगर प्रिंट की, चूंकि मैंने शुरुआत प्रिंट से की है, तो प्रिंट में आपको जब टाइप करना होता था, मतलब खुद ही शब्दों पर ध्यान भी रखना होता था। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ थी जो सामने आई। तो जब एंटर किया तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे लिखने का भी शौक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक से, मैंने जब कंप्यूटर में जब एंट्री की थी, उसके बाद फिर मैं आई थी एडिटोरियल की तरफ, संपादकीय जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो वहाँ से सफ़र जो मेरा शुरू हुआ संपादकीय से, यानी लेखनी से जुड़ने का जो सफ़र मेरा वहाँ से शुरू हुआ, उसने बहुत अच्छे अनुभव दिए मुझे। और वहाँ से फिर ये जो यात्रा थी वो आगे बढ़ती चली गई और कई यात्रा वृतांत से गुजरी। मैम हम प्रिंट और ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा जिन्होंने दोनों में ही काम किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्किल सेट आज के इस टाइम में दोनों ही फील्ड्स में मस्ट रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है? आपकी नॉलेज। मुझे अच्छी तरह याद है कई बार एंकर से गड़बड़ करते थे। अभी हाल ही में एक नेशनल चैनल में भी गड़बड़ हुई थी कि मोदी जी का नाम गलत ले लिया गया था। बहुत सारे, अगर देखा जाए तो नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते हैं, उनके पद नाम का भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता उनको। तो नॉलेज आपकी
आपको खड़ा भी कर सकती है और आपको गिरा भी सकती है। तो करंट अफेयर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जीके आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो बात आप दर्शकों को पहुंचा रहे हैं उस बात की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने उन शब्दों को पढ़ा और बता दिया, उन शब्दों से आपका भी ताल्लुक होना चाहिए। जी मैम, जैसे दर्शकों की बात आती है तो यहाँ पे टीआरपी की भी बात आती है। तो आजकल की न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ टीआरपी के लिए रह गई हैं और क्या हम मेन न्यूज़ को कहीं ना कहीं खो रहे हैं आज के टाइम पर? कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ हद तक, बहुत हद तक तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी भी इसकी गरिमा को बचा कर रखा हुआ है। कुछ हद तक हाँ कह सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, एक उदाहरण से खुद आपने ही ये सवाल रखा था कि डिबेट में कहीं चिल्लाने वाली डिबेट होती है, तो कहीं मैंने बताया कि मध्यम सुर में भी डिबेट हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अब परिवर्तन आ रहा है तो लोगों को क्या देखना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, उसके अकॉर्डिंग को खेल पूरा वाकई टीआरपी का चल रहा है। तो उस खेल में, उस जो बिसात है उसमें जितने लोग शामिल होते चले जाते हैं, अगर उस धारा में बहना है तो फिर आपको टीआरपी का खेल खेलना पड़ेगा। और नहीं तो फिर कुछ उदाहरण ऐसे, नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ दिग्गज एंकर ऐसे हैं जिन्होंने उस क्षेत्र से क्विट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं टीआरपी का खेल नहीं खेल पाऊंगा। तो ये निर्भर करता है, पर किसी को तो रोकना होगा। शायद क्रांति रोक दे, एक क्रांति आ जाए। जी मैम, जब अभी हम डिबेट्स की बात कर रहे थे, डिबेट से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, एक्चुअली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि कई बार डिबेट्स में ऐसे गेस्ट्स आ जाते हैं जिनसे आपका डील करना बहुत मुश्किल होता है, जिनसे शायद आपको प्रैक्टिस ना हो डील करने की। तो उस समय में आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, या क्या आपका दिमाग सोचना चाहिए उसे कि वो उनसे डील कर सके बेटर वे में? अपने सब्जेक्ट से मत भटको। अगर आप डील नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी खुद की तैयारी अच्छी नहीं है। आपके पास प्रवक्ता या जितने भी आपके गेस्ट आएंगे, गेस्ट की बात करते हैं हम, जितने भी आपने मेहमानों को बुलाया उनको उनका टॉपिक तो बता ही दिया होगा। उस टॉपिक की, उस विषय की जानकारी आपको भी होगी। तो अपने विषय पर अच्छी पकड़ बनाए रखो। आपके सवाल इतने स्ट्रांग होने चाहिए जो डगमगा दे दूसरों को, ना कि उनके जवाब से आप डगमगा जाएं। ओके मैम। मैम, चैलेंजिंग फील्ड की बात होती है, अक्सर स्टूडेंट्स में ये काफ़ी गर्म मुद्दा रहता है कि चैलेंजिंग फील्ड कौन सी है, अच्छी फील्ड कौन सी है। तो चैलेंजिंग फील्ड पर आप प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया को कैसे देखते हैं? और फ्यूचर के मायने में, जो फ्यूचर में अच्छा चलेगा, आपको क्या लगता है, प्रिंट, डिजिटल या ब्रॉडकास्ट? स्टूडेंट्स को किस और जाना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से? चैलेंजिंग तो देखो तीनों ही फील्ड है, चाहे हम प्रिंट की बात करना चाहें, डिजिटल की बात करना चाहें, ब्रॉडकास्ट की बात करना चाहें। किस में चुनौती नहीं है? आज किस क्षेत्र में चुनौती नहीं है? क्या टीचर की अपनी चुनौतियां नहीं है? ठीक है, तो मीडिया के हर क्षेत्र की अपनी चुनौती है, चाहे प्रिंट की बात करें, डिजिटल की बात करें, और या फिर बात करें ब्रॉडकास्ट की। प्रिंट के इसलिए चैलेंजेस हैं कि आपको कम शब्दों में पूरी बात को कहना होता है। ब्रॉडकास्ट की चुनौती ये है कि आपको कम समय में अपनी बात को शब्दों से बयां कर देना होता है। और सेम अगर हम इसकी बात करना चाहें, आपने तीनों विधाओं की जो बात की है, तो चुनौतियां सब जगह होती हैं। हाँ, डिजिटल माध्यम कहा जा रहा है, एक डिजिटल युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो इसको एक करियर ओरिएंटेड क्षेत्र की तरह देखा जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड को। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर चाय का प्याला आप हाथ में लेते हो सुबह उठकर, तो अखबार ही खुलता है भाई पहले। मैम, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी अनुमति से एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसी कोई सी एक बात या मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके कैरियर में जो आप हम सभी से शेयर करना चाहेंगी और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लगे आपको स्टूडेंट से शेयर करना? अनुभव बहुत सारे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। एक बात जो मुझे समय समय पर सुनने मिलती थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बात दिमाग में चली जाती थी। अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर किसी से नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखो कि चुनौतियां आपको दी जाती हैं कई बार आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। मुझे अब समझ में आता है कि अगर मुझे मेरे मेंटोर की बात करूं, टीचर की बात करूं, मेरे कलीग की भी बात करूं, अगर उन्होंने मुझे ये ना बोला होता शायद कि नहीं हो पाएगा, रहने दो, आप छोड़ो, हटाओ, अपन कभी और देखते हैं, किसी और से करवा लेंगे, तो फिर ये अगर मैंने चुनौती मैंने भी ना ली होती
तो शायद आज हम बैठे ना होते, आप मुझसे सवाल ना कर रहे होते, मैं जवाब नहीं दे रही होती। तो ये अनुभव मुझे समय समय पर मिला, चाहे मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंट्री की बात करूं हाइट को लेके, या प्रिंट मीडिया में मेरी भाषा को लेकर, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूं वहाँ पर भी भाषा की कमांड थोड़ी रीजनल लैंग्वेज हावी हो जाती थी कई बार लिखते वक्त। तो जब प्रिंट में लिखती थी तो करवाते हैं को कराते हैं, जबकि कराते कोई वर्ड नहीं होता, करवाते वर्ड होता है। तो स्थानीय भाषा जब हावी होती थी तो उनको लगता था यार इसकी कॉपी चेक कर लेना, पता नहीं ऐसा ना हो स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर लिया। तो मुझे लगता था कि अब मैं और अच्छे से फाइन कर कर भेजूंगी खबर को। कितनी बार रिजेक्ट करोगे, जितनी बार रिजेक्ट करोगे मैं उतनी बार अपने ऊपर अपने ऊपर काम करूंगी। तो चुनौती खुद की खुद से स्वीकार करनी होगी। जी मैम, थैंक यू मैम। मुझे हर पल हुआ और अभी भी होता है कई बार। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो यह थी हमारे साथ सीनियर एंकर मिसेस प्रिया आर्या जी, जिन्होंने हमें एंकरिंग के बारे में बताया, डिबेट के बारे में बताया, किस तरह फील्ड रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग और न्यू डेवलपमेंट्स इन एंकरिंग के बारे में भी बताया। मैम, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी बने रहिए लेक सिटी लाइव पर। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।